इस समय अरावली पर्वत श्रृंखला जो है चर्चा में है, ठीक है। तो ये करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन बन सकता है और हमारे ज्योग्राफी की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है, तो हम इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। और अच्छे से कवर करने वाले हैं। इसमें आपको डिटेल्स और उसके साथ इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं उससे मिलने वाले हैं और इससे संभावना है 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं किसी भी एग्जाम में। चलिए आगे चलते हैं। पहले थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लेते हैं क्या है कैसे है। और ये भी चर्चा में भी इसलिए आया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के अनुसार बताया गया कि इसमें जो 100 मीटर का रेंज है ऊंचाई को लेके, उसको लेके कि जो मतलब आदेश हुआ है उसको लेके चर्चा में आ गया है। तो क्या है देखते हैं। देखिए, अरावली पर्वत भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला में से है और इसका निर्माण जो है ना वो एक आर्कियन युग में हुआ था। और यह पर्वतमाला उत्तर से पूर्व, दक्षिण, पश्चिम दिशा में गुजरात यानी कि माउंट आबू तक फैली हुई है, ठीक है। तो ये छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था इसका, बाकी अच्छे से हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। देखिए, अरावली शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो अरी प्लस वली, ठीक है, यानी शत्रु प्लस रक्षा करने वाला। अरी का मतलब होता है शत्रु और वली का मतलब होता है रक्षा करने वाली श्रेणी, ठीक है, रक्षा करने वाला। तो शत्रुओं से रक्षा करने वाली श्रेणी को नाम से जानते हैं किसे, अरावली को। देखिए, भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला में से तो हमने यहाँ पर देख ही लिया है और ये आर्कियन युग एरा की मानी जाती है। अगर इसके प्रकार की बात करें तो ये अत्यंत प्राचीन और मोड़दार पर्वत यानी कि जो फोल्ड माउंटेन होते हैं ना, वैसे ओल्ड फोल्ड माउंटेन जो पुराने हैं उनसे वैसे हैं ये। उसके बाद थोड़ा और देखते हैं। इसके विस्तार की बात करें यानी एक्सटेंशन की बात करें तो देखिए, उत्तर पूर्व में दक्षिण पूर्व की दिशा में फैली हुई है, आप देख सकते हैं ये, ठीक है। ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व में फैली है और कुल लंबाई इसकी लगभग 800 किलोमीटर की है, ठीक है। कितनी है? कुल लंबाई लगभग 800 किलोमीटर की है, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या कैसे है। देखिए, ये आपका अरावली पर्वत का विस्तार है, ठीक है। देखिए, यहाँ दिल्ली से लेके और यहाँ आपका गुजरात तक फैला हुआ है, ठीक है। ये गुजरात का पालनपुर, एक गुरु शिखर माउंट सबसे जो ऊंची चोटी मानी जाती है, यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है। और ये उदयपुर में ठीक है, अजमेर, जयपुर, ठीक है। तो सबसे हाइट कौन है? 200 मीटर में है ये दिल्ली हाइट का जो रायसीना हिल्स है, जहाँ वर्तमान में प्रधानमंत्री मतलब राष्ट्रपति भवन वगैरह बना हुआ है, जो VIP एरिया आता है सेंट्रल दिल्ली का, वो वाला क्षेत्र रायसीना हिल पे ही बना हुआ है, ठीक है। तो गुरु शिखर जो माउंट आबू है वो 1722 मीटर ऊंचा है, ठीक है। सबसे ऊंचा यही बनाता है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है, क्वेश्चन के रूप में पूछा सकता है आपसे। तो गुरु शिखर ये राजस्थान में है और माउंट आबू ऊंचाई की बात करें 1722 याद रखेंगे, ठीक है। बस 1722 तक रखेंगे और ध्यान रखेंगे कि सबसे ऊंचा क्या है। उसके बाद शेर राजस्थान में, ये उसके सेकेंड हाइस्ट है 1597 मीटर, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। देखिए, भौतिक स्वरूप की बात कर लें, ठीक है, यानी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये अत्यंत क्या है, घिसी हुई, मानी कि इनरोडेड पहाड़ियाँ, जैसे देख रहे हैं हम, ये घिसी हुई है, मतलब चपटी टाइप में, जैसे कार होती नहीं, आपने देखा हैचबैक वगैरह कार जो होती है चपटी टाइप में होती है, तो उस तरह है, ठीक है। तो ये अत्यधिक घिसी हुई हैं। कई स्थानों पर केवल अवशेष पर्वत यानी रेडिवियल हिल्स ही बचे हुए हैं, ठीक है, मतलब अवशेष बचे हैं, काफ़ी घिस गई है। और कहीं कहीं खंडित पहाड़ियाँ भी हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये अरावली श्रृंखला का ही पिक्स यहाँ पे लगाया गया है, ठीक है। और चौड़ाई कम होती है, ऊंचाई ज़्यादा होती है, ऊंचाई भी कम होती है, ठीक है। चौड़ाई भी कम होती है, ऊंचाई भी कम होती है। तो आप देख रहे हैं, इसमें भी देख रहे हैं, ये चौड़ाई भी कम है, ऊंचाई भी कम है, और यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं नदियों को, ठीक है। अरावली से कौन कौन सी नदियाँ ओरिजिन होती हैं, ठीक है। तो देखिए, पहले तो है लूनी नदी। कौन सी नदी है? लूनी नदी, ठीक है, लूनी नदी है। ये सबसे लंबी और खारे पानी की रिवर है, ठीक है। जो लूनी नदी है ना, ये क्या है, सबसे लंबी है और खारे पानी की नदी है। उसके बाद आता है दूसरी नदी है बनास, ठीक है। तो बनास नदी चंबल की सहायक नदियों में से मानी जाती है, ठीक है। जो बनास नदी है वो चंबल की सहायक नदियों में से मानी जाती है। उसके बाद आपका तीसरी नदी है साबरमती रिवर, और ये अरब सागर में जाके गिर जाती है। और फिर माही नदी, ये कुछ अरावली वाले क्षेत्र में देखने को मिलती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ थीं, ठीक है। ये काफ़ी सुर्खियों में रहा है, इससे क्वेश्चन बनना स्वाभाविक है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको अच्छे से कवर कर रहे हैं। अब देखें, जलवायु में भूमिका की देख लीजिए, यानी क्लाइमेटिक जो रोल है अरावली का, उसको ज़रूरी है समझना, और इसी के चलते विवाद चल रहा है, ठीक है। देखिए,
थार मरुस्थल पूर्व की ओर बढ़ने से रोकती है। ठीक है, थार जो मरुस्थल है ना, ये देखिए यहाँ पे थार डेजर्ट है ना, और ये अरावली पर्वत श्रृंखला है। देखिए यहाँ से ये दिल्ली तक से लेकर वो गुजरात तक फैली हुई है। जो ये गुजरात वाला क्षेत्र है ना, रन ऑफ कच्छ दिख रहा है आपको, तो ये गुजरात में आता है। तो ये गुजरात वाले क्षेत्र से लेके यहाँ पर रायसीना हिल जो अरावली है, ये दिल्ली के रायसीना हिल तक फैली हुई है। और इस साइड में आपका आ जाता है, ये इस साइड में आपका आ जाता है थार डेजर्ट। ठीक है, अब ये जो सीढ़ियाँ हैं, ये यहाँ से जो इनकी सैंड है या फिर जो इनकी रेत है, हवा वगैरह उड़ के आती हैं, तो ये आपका सीधा इधर दिल्ली वाले क्षेत्र में आने से रोकती हैं, और भी इधर जो पूर्वी भारत में बढ़ने से रोकती हैं। ठीक है, अब देखिए इसका एक और रीजन और है, मानसून की बात करें, यहाँ पे लिखा भी हुआ है पश्चिमी मानसून वर्षा को प्रभावित भी करती है। देखिए जब आपका मानसून उठता है ना, जब आपका मानसून उठता है तो इस वाले रेंज से उठता है। ठीक है, कहाँ से? इस वाले रेंज से उठता है यहाँ से, और फिर ये डायरेक्ट जाके आपका यहाँ पे हिट करेगा। कहाँ पे? ये उत्तराखंड यहाँ पे आता है। ठीक है, उत्तराखंड जम्मू कश्मीर वाला एरिया आता है, जम्मू कश्मीर तो यहाँ पे है, लेकिन जो उत्तराखंड वाला एरिया है तो डायरेक्ट अगर ये नहीं होगा ना, ये एक तो बैरियर काम करता है। जैसे कि आप मानिए कि गाड़ी वगैरह जब रोड पे चलती हैं तो वहाँ पे छोटे जो बैरियर होते हैं, तो स्पीड ब्रेकर काम करते हैं, भले कितने छोटे हों, कुछ ना कुछ स्पीड तो रिड्यूस कर ही देते हैं ना। तो ऐसे ही ये जो पर्वत श्रृंखला है, ये जो मानसून की जो हवाएं हैं, जो डिस्टर्बेंस जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, वो जब यहाँ से चलती हैं यहाँ पे, तो ये काफ़ी उनकी स्पीड कम करते हैं, और ताकि यहाँ पे जो तबाही है उत्तराखंड में देखने को हर साल देखने को मिलती है, वो कम देखने को मिलती है। अगर ये नीचे हो जाएंगे या फिर इनको छोटा कर दिया जाएगा तो डायरेक्ट यहाँ पे करेगा और काफ़ी तबाही देखने को मिल सकती है। तो कुल मिला के भी बात यही है, इसी के चलते ये इतना बवाल छिड़ा हुआ है। ठीक है, यानी मानसून से छेड़छाड़ करने से फिर प्रकृति भी अपना रूप दिखाएगी और फिर काफ़ी तबाही देखने को मिलती है। 2013 में आपने देखा ही है कि 13 में ही शायद, हाँ आई थिंक 13 में ही, 13-14 में, हाँ, तो ये केदारनाथ में भी बाढ़ आई थी। ठीक है, मतलब बादल फट गया था, तो आपने देखा। तो इस तरह से बहुत सारे भयानक रूप देखने को मिल सकते हैं। तो इसी चलते सब विवाद छिड़ा हुआ है। तो उसके बाद वर्षा विभाजन रेखा भी कार्य करेगा इसमें। ठीक है, तो जब इस मौसम परिवर्तन बदलेगा, ये ब्रेड हटेगा, तो यहाँ डायरेक्ट आएंगे, तो वर्षा का जो पैटर्न है उसमें भी देखने को बदलाव मिल सकता है। ठीक है, तो देखिए अगर अरावली नहीं होती, मान लीजिए अरावली सपोर्ट दैट नहीं है, इसको हमने काट पीट के बराबर कर दिया, ठीक है, सपाट कर दिया, तो क्या होगा देखते हैं अभी। देखिए अगर अरावली ना होती तो क्या होता, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। तो क्या होता कि जो मानसून हवाएं है ना, वो बिना रुके पूरब की ओर चली जाती है। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने ये मानसून हवाएं यहाँ से चलती हैं, ये पूरब की ओर सीधा चली जाती है, इधर इस साइड में पूरब की ओर, और जिससे राजस्थान में बारिश कम हो जाती। ठीक है, राजस्थान में तो ऐसी बारिश नहीं होती है, वो इससे क्या होता, राजस्थान में जो बारिश है वो भी और काफ़ी कम हो जाती है, यानी वर्षा के पैटर्न में बदलाव देखने को मिलता। थार रेगिस्तान पूर्व की ओर फैलता। देखिए ये थार रेगिस्तान है ना, तो ये पूर्व वाली साइड, यानी पूर्व वाले साइड, तो इस साइड में फैलता और इससे काफ़ी नुकसान होने वाला था। बिना पहाड़ियों की हवाएं बिना वर्षा किए आगे निकल जाती। ठीक है, जब ये यहाँ पे रुकेंगे ही नहीं तो वर्षा क्यों करेंगे, वो तो आगे निकल जाएंगी और फिर उत्तराखंड को में अच्छे से खासी और वर्षा करेंगे, जिससे यहाँ पे हर साल होता ही है, तो वहाँ से और दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो फिर जिससे उत्तर भारत में सूखा पड़ सकता है। ठीक है, ये वाला जो रेंज है, ये वाला क्षेत्र जो है, यहाँ पे सूखा पड़ने की भी गुंजाइश बन जाती है। तो ये कुछ इसमें रीजन था। आगे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। देखिए खनिज संसाधन यानी मिनरल और रिसोर्स की बात करें तो तांबा देखने को मिलता है खेतड़ी राजस्थान में जो है। ठीक है, जस्ता सीसा जेवर में मिलता है। संगमरमर ये आपका मरकाना में मिलता है, और लो एस जो है ये आपका अलवर में देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ तांबा, जस्ता और संगमरमर लो एस से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कहाँ कहाँ मिल सकता है। आगे चलते हैं, वन्य जीव अभयारण्य की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 वन्य जीव अभयारण्य हैं जो कि आपका राजस्थान में आते हैं और अरावली रेंज के आसपास के ही आप उसी में आते हैं। ठीक है, एक तो सरिस्का टाइगर रिजर्व है। ठीक है, कौन सा है, सरिस्का टाइगर रिजर्व है, और दूसरा माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है, तो ये उदयपुर के वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो इस तरह से अब 2 चीज़ें ध्यान रखेंगे। अब थोड़ा धार्मिक महत्व को भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। जब देख रहे हैं सारे एस्पेक्ट को हम कवर करेंगे ताकि आपको कुछ भी मिस ना होने पाए। ठीक है, धार्मिक महत्व क्या था। देखिए प्राचीन मंदिर यहाँ पे देखने को मिलती हैं। यह श्रृंखला कई पवित्र स्थानों का घर भी है, जिसमें माउंट आबू का दिलवाड़ा जैन मंदिर। ठीक है, माउंट आबू का दिलवाड़ा जैन मंदिर, अचलेश्वर महादेव मंदिर जहाँ शिव के अंगूठे की पूजा होती है। ठीक है, ये जो अचलेश्वर देव मंदिर महादेव मंदिर है, यहाँ पे भगवान शिव के अंगूठे की पूजा होती है। और साथ में श्यामला जी मंदिर जो कि गुजरात में शामिल है। ठीक है, और ये श्रद्धालुओं को आकर्षित केंद्र के रूप में भी देखा जाता है। तो ये कुछ धार्मिक महत्व थे। उसके बाद पौराणिक जुड़ाव की बात करें तो कुछ मान्यताओं के अनुसार रामायण काल में हनुमान जी की यात्रा इसी पर्वतमाला से जुड़ी है। ठीक है,
जो रामायण आपने देखा होगा, तो उसमें जब वो जड़ी बूटी लेने जाते हैं तो कुछ ऐसे किंवदंती हैं कि उनके अनुसार जो हनुमान जी हैं उनकी यात्रा इस पर्वतमाला से भी होकर कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। और आदिवासी आस्था की बात करें तो भील, गरासिया जैसे जनजाति का अरावली जंगलों और पहाड़ियों से गहरा सांस्कृतिक आध्यात्मिक संबंध देखने को मिलता है। उनकी लोक कथाओं और प्रथाओं का हिस्सा भी ये माना जाता है। ठीक है, तो ये कुछ धार्मिक और इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जो कि अरावली रेंज से जुड़े हुए हैं। ठीक है, उसके बाद सांस्कृतिक भी देख लेते हैं हम, धार्मिक तो देख लिया है। ठीक है, और सांस्कृतिक भी थोड़ा एक बार देख लेते हैं अच्छे से। देखिए, राजपूत का इतिहास भी यहाँ से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है देखिए, अरावली, एक सेकेंड पेन चेंज करते हैं थोड़ा, ये वाला। ठीक है, हाँ, अरावली ने कई ऐतिहासिक घटनाओं को देखा है, चाहे मेवाड़ और मारवाड़ जैसे राजपूतों के राज्य के लिए प्राकृतिक रक्षा कवच का काम किया है। जैसे कि कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो उसका उदाहरण देखने को मिलता है। यानी जो राजपूताना इतिहास है उससे भी अरावली पर्वत काफ़ी जुड़ाव रखता है। उसके बाद वास्तुकला के नमूनों की बात करें तो दिलवाड़ा और रावण रणकपुर, ठीक है, रणकपुर का जो जैन मंदिर है वो अरावली में जैन वास्तुकला और उत्कृष्ट शिल्पकला के शानदार उदाहरण देखने को मिलते हैं। सभ्यताओं की बात करें तो गणेश्वर सुंदरी जैसे पुरातात्विक स्थलों की 3री शताब्दी ईसा पूर्व तांबा उत्पादन बस्तियों के प्रमाण मिलते हैं जो अरावली के प्राचीन सांस्कृतिक महत्व का दर्शाते हैं। ठीक है, गणेश्वर सुंदरी जैसे पुरातात्विक स्थल भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो 3री शताब्दी से संबंधित है। और लोक नृत्य की, लोक संस्कृति की बात करें तो अरावली के जंगल और पहाड़ियाँ स्थानीय जनजातियों की संस्कृति, लोकगीतों और जीवन शैली के अभिनंग देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ आपका इम्पोर्टेंट था। उसके बाद अरावली और हिमालय को लेकर कुछ चीज़ें एक बार कंपेयर कर लेते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या मतलब अलग है दोनों में। देखिए, ये अरावली रेंज है और ये द ग्रेट हिमालयन है। ठीक है, देखिए अगर आयु की दोनों की बात करें, कंपैरिजन हो रहा है, ध्यान रखेंगे। तो जो अरावली है ना, ये सबसे प्राचीन महाराज यानी आर्केनिक की है, मैंने बताया था पहले। और जो ये हिमालय है ये नवीन पर्वत से श्रृंखला से बना हुआ है। ऊंचाई की बात करें तो अरावली की सबसे कम है और हिमालय सबसे अधिक ऊंचाई देखने को मिलता है। प्रकार की बात करें तो देखिए, ये मोरदार यानी फोल्डेड माउंटेन है, लेकिन ये आर्केनिक हैं, यानी अरावली रेंज जो है पुराने हैं, काफ़ी पुराने हैं। और जो हिमालय हैं ये भी फोल्डेड माउंटेन है, लेकिन ये न्यू है। ठीक है, न्यू है। सक्रियता की बात करें तो ये जो अरावली रेंज है ये निष्क्रिय हो चुका है, लेकिन जो हिमालय है ये सक्रिय है, क्योंकि जो हिमालय है इसकी जो ऊंचाई है, ठीक है, जो ऊंचाई है वो आज भी बढ़ रही है। ठीक है, और ये जो अरावली है ये चपटी है, तो इसकी ऊंचाई कुछ नहीं इस समय बढ़ रही है और ये ऐसी है। उसके बाद थोड़ा एग्जाम की दृष्टि से भी देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम वन लाइनर फैक्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अरावली की बात करें तो भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला है, तो मैंने बता दिया है आर्केनिक की। सर्वोच्च शिखर कौन सा है? गुरु शिखर है। ठीक है, 1722 मीटर। ठीक है, 1722 मीटर। उसके बाद सबसे लंबी नदी कौन सी है? लूनी रिवर है। थार मरुस्थल की प्रकृति का ये ढाल है। ठीक है, जो थार मरुस्थल है उसकी प्रकृति का ढाल है। और मैंने मैप में दिखाया था कि यहाँ पे ये आपका थार मरुस्थल है और जी अरावली रेंज है, ये इधर जो इसकी सैंड है ना, इसको आने से रोकती है पूर्वी भारत में। ठीक है, ये आपका थार मरुस्थल है और ये अरावली रेंज है और ये आपको यहाँ से आने से रोकती है पूर्वी भारत में, इसकी जो फैलने से रोकती है। उसके बाद अरावली पर्वत भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला में से तो है ही, साथ में अरावली का निर्माण आर्केनिक भी हुआ था, ये सबने बता दिया है, बस एक बार रिवीजन हम कर रहे हैं। अरावली पर्वत का समान विस्तार उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम में है। अरावली पर्वत दिल्ली से गुजरात तक फैला है, गुजरात की माउंट आबू तक। अरावली पर्वत का सर्वाधिक भाग राजस्थान में स्थित है, बिल्कुल सही है। अरावली का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर सम्मेलन है जो कि 1722 मीटर है, ये मैंने आपको कई बार बता दिया है, इसको आप ध्यान में रखना है, यही पूछा जाएगा। माउंट आबू अरावली पर्वतमाला पर स्थित एक पर्वतीय स्थल भी है। अरावली पर्वत अत्यधिक घिसी हुई है, ठीक है, पर्वतमाला है यानी चपटी है। अरावली के अवशेष पर्वतमाला भी कहा जाता है। ठीक है, अरावली को अवशेष पर्वतमाला के नाम से भी जानते हैं। अरावली पर्वतमाला प्राचीन मोरदार पर्वत का एक उदाहरण देखने को मिलता है। ठीक है,
फिर नदियों की बात कर लेते हैं। देखिए, लूनी नदी अरावली से निकलने वाली सबसे लंबी नदी है, ठीक है, ये मैं 2 बार बता चुका हूँ, तीसरी बार है। लूनी नदी का जल अधिकांश खारा होता है, ये भी बता चुका हूँ पहले ही। बनास नदी चंबल नदी की सहायक नदी है, ये सब बता चुका हूँ। साबरमती की बात करें तो अरावली से निकलकर ये अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। तो मैं इसलिए आपको 2 बार बताया हूँ कि आपको चीज़ें रिवीजन हो जाए, ठीक है, दोबारा कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। और आपका यहाँ पे वीडियो होती है समाप्त। आई होप आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो देख लीजिए आपको क्या करना है, ठीक है, और कमेंट में बताइएगा कैसी आपको लगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।